नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट विद एमएस में। जैसा कि आप सभी को पता है कि अपने विज्ञान की एक सीरीज चल रही थी, आरबीसी विज्ञान, आरबीसी साइंस की एक सीरीज चल रही थी। उसमें नेक्स्ट चैप्टर आता है प्राकृतिक रेशे। देखो ये चैप्टर तो नंबर 4 है, लेकिन पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो करवा दिए। अब चैप्टर आता है 4 नंबर, जो प्राकृतिक रेशे नाम से। मैं 7 से 8 चैप्टर आपको करा चुका हूँ। नेक्स्ट चैप्टर आता है प्राकृतिक रेशे। ये जो चैप्टर है वो आरबीसी बेस्ड है, एनसीईआरटी को इसमें शामिल किया गया है। ये वही नोट्स है जो मैंने पढ़े थे 2021 में, अब आपको पढ़ा रहा हूँ। और ये थर्ड ग्रेड और रीट दोनों के लिए उपयोगी है, क्योंकि नेक्स्ट जो एग्जाम होगी थर्ड ग्रेड, उसमें के लिए भी ये इतना ही उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। पहले देखो प्राकृतिक रेशे क्या होते हैं, नेचुरल फाइबर क्या होते हैं। दो प्रकार के रेशे होते हैं। एक तो होते हैं प्राकृतिक रेशे जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, और एक होते हैं संश्लेषित रेशे या मानव निर्मित रेशे जो मानव के द्वारा स्वयं बनाए जाते हैं, जो प्रकृति से प्राप्त नहीं होते हैं बल्कि प्रकृति से प्राप्त वस्तुओं से मानव द्वारा बनाए जाते हैं या केमिकल से बनाए जाते हैं। इस प्रकार के रेशे क्या कहलाते हैं, संश्लेषित रेशे या मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं। तो देखो वे रेशे जो पेड़ पौधों या जंतुओं दोनों से प्राप्त होते हैं, मतलब जो या तो पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं या जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं, क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक रेशे। जैसे ऊन की बात करें, कपास की बात करें, पटसन की बात करें, मूंज, रेशम, ये सब क्या है, प्राकृतिक रेशे। ऊन की बात करें तो ये जंतुओं से प्राप्त होती है। कपास की बात करें, पटसन की बात करें, मूंज की बात करें तो ये तीनों पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। जबकि रेशम की बात करें तो ये वापस जंतुओं से प्राप्त होती है। तो इस प्रकार रेशे जो या तो पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं या जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं, क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक रेशे। दूसरे प्रकार के रेशे होते हैं जो संश्लेषित रेशे कहलाते हैं या कृत्रिम रेशे कहलाते हैं या मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं। वे रेशे जो मानव द्वारा विभिन्न रसायनों से, केमिकल से बनाए जाते हैं, क्या कहलाते हैं, संश्लेषित या कृत्रिम या मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं। इनके एग्जाम्पल है रेयोन, डेक्रोन, नायलॉन। जो रेयोन, डेक्रोन, नायलॉन है वो आप आगे जो एक क्लास आएगी बहुलक वाली, उसमें हम इनके बारे में बात करेंगे। आज केवल बात करने वाले हैं वो प्राकृतिक रेशे के बारे में बात करने वाले। ये चैप्टर केवल प्राकृतिक रेशे पर आधारित है। जो रेयोन, डेक्रोन और नायलॉन है इनकी बात हम बहुलक वाले चैप्टर में करेंगे, जो 8th क्लास का चैप्टर आएगा या 7th क्लास का चैप्टर उसमें है। तो देखो पहले पढ़ते हम पादप रेशे, मतलब जो रेशे पादपों से प्राप्त होते हैं पादप रेशे कहलाते हैं, और जो रेशे जंतुओं से प्राप्त होते हैं उनको जांतव रेशे बोलते हैं। तो पादप रेशे में पहला आता है रुई, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में कॉटन। रुई कपास पादप के फल से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है, फल से। ध्यान रखना, कपास पादप का फल होता है बिनोला, उससे रुई प्राप्त होती है। जब ये पूर्ण परिपक्व हो जाते हैं तो टूट जाते हैं, और कपास तंतुओं से ढका बिनोला कपास बीज दिखाई देता है। मतलब कपास तंतुओं से ढका हुआ जिसे हम बिनोला बोलते हैं, या कपास का जो बीज है वो दिखाई देता है। जब कपास पादप के फल पक जाते हैं, पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाते हैं और टूट जाते हैं, तो कपास तंतुओं से ढका हुआ क्या बिनोला, क्या बोलते हैं इसको, बिनोला या कपास बीज कहते हैं, वो दिखाई देता है। अब कपास के बीजों से रुई कैसे प्राप्त करते हैं, तो देखो दो प्रक्रिया है। सर्वप्रथम हस्त चयन प्रक्रिया के द्वारा फलों से कपास के फलों को प्राप्त करते हैं, कपास के बीजों को प्राप्त करते हैं। मतलब जो कपास है, कपास का जो पौधा है, वहाँ से हस्त चयन प्रक्रिया द्वारा कपास के फलों को प्राप्त करते हैं। इसके पश्चात कंकतन द्वारा कपास को बीजों से पृथक करते हैं, जिसे कपास ओटना कहते हैं। मतलब या फलों लिख दिया या पौधों से है। सर्वप्रथम हस्त चयन प्रक्रिया द्वारा, मतलब जो भी पौधा है कपास का, वहाँ से क्या करेंगे, जो कपास के जो फल है उनको प्राप्त करेंगे, और उसको फलों को प्राप्त करने के बाद मतलब हाथ से हस्त से चयन करके कपास के फलों को प्राप्त करेंगे। उसके बाद कंकतन द्वारा, विधि एक कंकतन द्वारा कपास को बीजों से पृथक करते हैं। मतलब जो कपास का बिनोला है उसमें बीज भी होगा और कपास के रेशे भी होंगे, तो उनको बीजों को अलग रख देते हैं और कपास के कंकतन द्वारा कपास को अलग कर लेते हैं। इसको बोलते हैं कपास ओटना। और इस प्रकार कपास से फल से रुई प्राप्त होती है। इस प्रकार कपास के फल से रुई प्राप्त होती है। आजकल इसके लिए कई मशीनों का उपयोग भी किया जाता है। तो देखो कपास किससे प्राप्त होता है, तो कपास फल से प्राप्त होते हैं। और कपास का जो बिनोला होता है उसमें यहाँ बीज होता है और यहाँ क्या होता है, रेशे होते हैं। तो पहले तो क्या करेंगे, पेड़ पौधों से बीज तोड़ेंगे, इसको बोलते हैं हस्त चयन। बाद में क्या करेंगे, इस बीज को अलग कर देंगे और साइड वाली रुई को निकालेंगे, तो इसको बोलते हैं कंकतन। ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट आता है जूट। जो पादप रेशा है वो जूट, जिसे फ्लेक्स भी बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, फ्लेक्स भी बोलते हैं। जूट जिसे हम पटसन भी बोलते हैं।
जूट या पटसन। जूट पटसन तंतु को पटसन पादप के तनों से पृथक करते हैं। अभी मैंने बताया कपास को फलों से पृथक किया जाता है, कपास फलों से प्राप्त होती है, जबकि जूट है वो पादप के तनों से प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम मतलब पटसन पादप के तनों से जूट प्राप्त होती है। मतलब जो पटसन या जूट बोलते हैं जिसे, वो पटसन पादप के तनों से प्राप्त होती है। और इसको प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम पटसन पादप या जो पटसन की जो फसल है या जूट की जो फसल है उसको इसकी पुष्पन अवस्था में काट देते हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न ध्यान रखना। अगर पटसन के आपको रेशे प्राप्त करने हैं तो आपको जो पटसन के जब फूल आने शुरू होंगे या पुष्पन अवस्था होगी उसी में उसको काट लेंगे, पकने नहीं देंगे वरना ये सूख जाएंगे और रेशे नहीं बन पाएंगे। तो इसकी पुष्पन अवस्था में ही काट देते हैं। फिर इसके तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबो कर रखा जाता है, जिससे यह क्या होते हैं, गल जाते हैं। और इन तनों से पटसन तंतुओं को हाथों से पृथक कर लिया जाता है। इस प्रकार हमें जो तंतु प्राप्त होते हैं उन्हें वस्त्र या अन्य वस्तुएं बनाने में पहले धागों में परिवर्तित किया जाता है। जूट से पायदान बनाई जाती है, चटाई, बैग आदि बनाई जाती है। देखो इसमें क्या होता है, जो पटसन की जो फसल होती है, ये फसल होती है जैसे आपके ये और फसलें होती है, इस प्रकार एक पटसन की एक फसल होती है, खेती की जाती है पटसन की। उसमें क्या होती है, जिसकी पुष्पन अवस्था आती है उसमें ही उस फसल को काट लिया जाता है और काट कर पहले पानी में भिगो देते हैं, फिर उनको सुखा देते हैं और इस प्रकार से पटसन तंतुओं को हाथों से पृथक किया जाता है। उससे पटसन के जो गल जाते हैं उसमें से तंतु निकाले जाते हैं और इन तंतुओं से धागा बनाया जाता है और धागे से फिर पायदान है, चटाई है, बैग है आदि बनाए जाते हैं। अगर मैं सामान्य बात करूं तो जूट से आपने देखा होगा जैसे ये बोरियां बनी हुई आती है, ये सब जूट की होती है, इसको बैग बोलते हैं हम। ये बोरियां हैं, वो चटाई वगैरह भी आती है, पायदान वगैरह भी आते हैं बने हुए। तो इस प्रकार के इस पटसन से बनाए जाते हैं। उसके बाद आता है मूंज। क्या आता है, मूंज। ये मूंज घास है, इसके पादप से प्राप्त होती है। मतलब मूंज है वो मूंज घास के पादप से प्राप्त होती है। आपने देखा होगा जैसे हम जिसको सामान्य भाषा में डाब बोलते हैं, या इस प्रकार के जो फसल होती है, जैसे आपने देखा होगा इसको, ये मूंज घास है, मूंज घास के पादप से प्राप्त होती है। इस पादप को वनस्पति शास्त्र में सेकेरम मूंजा कहते हैं। मतलब इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, मूंज का, सेकेरम मूंजा। ये एक बीजपत्री पादप, किस प्रकार का पादप है, एक बीजपत्री। मतलब इसके दो बीजपत्री के आधार पर पादपों को दो भागों में बांटा गया, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। जिसके दो बीजपत्र हो उसको दो बीजपत्री और जो एक ही बीज हो तो एक बीजपत्री। ठीक है, ये सामान्यतः नागौर, बीकानेर, सीकर, झुंझुनू, अजमेर इन जिलों में पाया जाता है। नागौर में, सीकर में, बीकानेर में, झुंझुनू में और अजमेर में। ये एरिया है, इस एरिया में ही पाया जाता है। बीच वाला एरिया है, इस बीच वाले एरिया में पाया जाता है। मूंज के सरकंडों का उपयोग झोंपड़े बनाने में, परंपरागत फर्नीचर, मुड्डे, टेबल, सिरकी, इको फ्रेंडली खिलौने बनाने में किया जाता है। आपने अभी तो नहीं देखा होगा, पहले आपने देखा होगा जिस प्रकार आपके चाय की थड़ी पर ये मुड्डे पड़े रहते, मुड्डे या टेबल पड़े रहते थे, वो किसी मूंज से बने हुए होते हैं। मूंज एक घास होती है और इस प्रकार ये इसको भिगोने पर ये सिकुड़ती है। तो मूंज है ना, इससे क्या बनाया जाता है, टेबल बनाई जाती है, मुड्डे बनाए जाते हैं, सिरकी या इको फ्रेंडली खिलौने बनाए जाते हैं, या झोंपड़े या परंपरागत फर्नीचर इस प्रकार के इससे बनाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, नागौर, सीकर, बीकानेर, झुंझुनू, अजमेर। इन रस्सियों से विभिन्न प्रकार की रस्सियों का निर्माण भी किया जाता है, जिसका उपयोग ग्रामीण जिलों में चारपाई, कुर्सियाँ, सजावटी सामान बनाने में किया जाता है। चारपाई, कुर्सियाँ या सजावटी सामान बनाने में रस्सियों का उपयोग किया जाता है। अगर आप ग्रामीण जीवन से जुड़े हैं तो आपने देखा होगा मूंज। तो राजस्थान के अजमेर जिले में मूंज आधारित कुटीर उद्योग है, ये आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान में अब देखो प्रश्न इसमें से कहाँ से उठ सकता है, तो इसमें प्रश्न यहाँ से उठ सकता है, या तो ये कहाँ पाई जाती है, या ये जो मूंज आधारित कुटीर उद्योग है जिससे आर्थिक सुदृढ़ता प्राप्त होती है, ये कहाँ पे स्थित है। राजस्थान में मूंज आधारित कुटीर उद्योग कहाँ पे है, तो आपको ध्यान रखना है अजमेर में। और अजमेर, सीकर, नागौर, बीकानेर और झुंझुनू इनमें क्या पाई जाती है, मूंज पाई जाती है। तो हमने ये पढ़े पादप रेशे। अब आपने देखा कि रुई प्राप्त करते हैं, मूंज प्राप्त करते हैं, पटसन, जूट इस प्रकार पादप रेशे प्राप्त करते हैं। अब हम जो सूती धागा बनाते हैं उसकी कताई, बुनाई और वस्त्रों की रंगाई और छपाई का जो कार्य किया जाता है उसके बारे में सामान्य चर्चा कर लेते हैं कि मतलब धागों से फिर वस्त्र किस प्रकार बनाए जाते हैं। तो देखो सर्वप्रथम तो क्या करते हैं, कताई करते हैं। सर्वप्रथम कताई की जाती है। तो पादप से प्राप्त पादप से तंतु जो प्राप्त होते हैं उससे धागा बनाने की जो प्रक्रिया वो क्या कहलाती है, कताई कहलाती है। मतलब हमने धागा तो प्राप्त कर लिया, वहाँ पे रुई से धागा प्राप्त कर लिया, जूट से धागा प्राप्त कर लिया, तो अब रुई से सूती वस्त्र बनाए जाते हैं। आपको पता है
तो धागा तो प्राप्त कर लिया, अब उस धागे की क्या करेंगे, कताई करेंगे। और सॉरी, हम तंतु तो हमने प्राप्त कर लिए, तंतु से जो धागा बनाएंगे उसको बोलते हैं कताई। क्या बोलते हैं, कताई। मतलब वहाँ से हम तंतु प्राप्त करें, कपास के तंतु प्राप्त किए हमने, जूट से तंतु प्राप्त किए, उनसे जो धागा बनाने की प्रक्रिया है वो कताई कहलाती है। कताई के लिए कौन कौन सी विधियों का उपयोग किया जाता है या कौन कौन सी युक्तियों का उपयोग किया जाता है, तो वो है हस्तकवा, कतली, और एक है तकली और चरखा, दो है। चरखा तो आपने देखा होगा, महात्मा गांधी जी वाला चरखा देखा होगा, और एक होते हैं हस्तकवा जिसे बोलते हैं तकली, बोलते हैं तकली। इन दो विद्याएं या ये दो युक्तियां हैं जिसके माध्यम से कताई की जाती है। हस्तकवा जिसे तकली बोलते हैं, और एक होता है चरखा। फिर इसकी बुनाई की जाती है। धागे से वस्त्र निर्माण बुनाई द्वारा किया जाता है। मतलब फिर इसको क्या करेंगे, धागे से वस्त्र निर्माण करेंगे, और इसके लिए क्या की जाएगी, बुनाई की जाएगी। बुनाई दो प्रकार से की जाती है, एक वीविंग, एक नीटिंग। एक तो होती है वीविंग, एक होती है नीटिंग। धागे से वस्त्र निर्माण बुनाई द्वारा किया जाता है, और बुनाई वीविंग और नीटिंग द्वारा की जाती है। देखो वीविंग क्या है और नीटिंग क्या है, तो धागे के दो सेट को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र निर्माण की क्रिया को वीविंग कहते हैं। और वस्त्रों को वीविंग हेतु करघों का उपयोग किया जाता है। आपने देखा होगा करघों में कि दो सेट, धागे के दो सेट लेते हैं और उसको व्यवस्थित करके वस्त्र निर्माण की क्रिया की जाती है या वस्त्र निर्माण किया जाता है, इसको बोलते हैं वीविंग। और ये वीविंग है वो इसमें के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए करघों का उपयोग किया जाता है। जबकि एकल धागे से वस्त्र निर्माण की क्रिया को नीटिंग कहते हैं, यह हाथों और मशीनों द्वारा की जाती है। मतलब नीटिंग में क्या होता है, एक ही धागा होता है और उससे वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया की जाती है। जबकि वीविंग में दो धागे होते हैं और इस प्रकार इससे वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया की जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, वीविंग क्या है और नीटिंग क्या है। इसके इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है यहाँ से वीविंग और नीटिंग के बारे में। तो वीविंग के लिए करघों का उपयोग किया जाता है, जबकि नीटिंग के लिए हाथों से या मशीनों द्वारा की जाती है। उसके बाद क्या किया जाता है, इसके बाद सूती वस्त्रों की क्या की जाती है, रंगाई की जाती है। पहले हमने कताई की, उसके बाद बुनाई की, अब क्या करेंगे, रंगाई की। तो सूती वस्त्रों की रंगाई के लिए विभिन्न प्रकार के रंजक काम में लिए जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। रंजकों के माध्यम से बुनाई की जाती है। ये हम पढ़ रहे थे। हाँ, अब हम कुछ बात पढ़ लेते हैं, बंधेज क्या है। तो राजस्थान व गुजरात में बंधेज के वस्त्र प्रचलित है। बंधेज में रंगाई करने से पूर्व डिजाइन बनाने के लिए वस्त्र को धागे से बांध दिया जाता है, तत्पश्चात उसे रंगा जाता है। इस प्रकार आकर्षक डिजाइन बनाई जाती है। मतलब मान लो ये धागा है, सॉरी ये वस्त्र है कोई, और इसमें यहाँ से बीच में से उठा के इसको बांध दिया जाता है। तो जो ये राजस्थान और गुजरात में प्रसिद्ध है। और आपने देखा होगा बंधेज के वस्त्र, तो इसमें इसको धागे से बांध दिया और बाकी वस्त्र को रंग देते हैं। तो यहाँ से अगर बाद में खोलेंगे तो यहाँ से रंगा हुआ नहीं रहेगा। तो इस प्रकार ये डिजाइन बन जाती है। तो यह डिजाइन बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, इसको बोलते हैं बंधेज। और राजस्थान और गुजरात में बंधेज के वस्त्र प्रचलित है। इसके बाद हम पढ़ते हैं छपाई। मतलब हमने पहले कताई की, फिर बुनाई की, फिर रंगाई की, अब क्या करेंगे, छपाई। अब इस पर छपाई भी करेंगे। मतलब एक वस्त्र बन के आ रहा है, तो पहले हमने शुरू में पढ़ा था धागे से तंतु प्राप्त करना। फिर धागे से तंतु प्राप्त कर लिया, उस तंतु के बाद में हमने उसकी कताई की और उसका धागा बनाया। तंतुओं से क्या बनाया, धागा बनाया कताई करके। फिर उसकी बुनाई की, वीविंग और नीटिंग दो विधियाँ, उसके माध्यम से उसकी बुनाई की, और बुनाई करके फिर जो वस्त्र बन गया उसकी फिर रंगाई की, और रंगाई में बंधेज के वस्त्र आपने देखे। और उसके बाद हम छपाई करेंगे। और राजस्थान में छपाई कला का जो सर्वोत्तम स्वरूप है वो सांगानेर जयपुर में देखने को मिलता है। सबसे सर्वश्रेष्ठ छपाई या छपाई कला का जो सर्वोत्तम स्वरूप है वो कहाँ देखने को मिलता है, तो सांगानेर जयपुर में देखने को मिलता है। वस्त्रों की छपाई करने में प्रयुक्त होने वाले उपकरण में सबसे महत्वपूर्ण है ठप्पा, जिसे क्या कहते हैं, भांत भी कहते हैं। ये लकड़ी के हो सकते हैं या धातु के होते हैं, ज़्यादातर लकड़ी के होते हैं, आजकल धातु के भी बने होने लगे। ठप्पा जिसे भांत कहते हैं, और ये लकड़ी व धातु के बने होते हैं। सूती वस्त्र कपास के माध्यम से बनते हैं। सूती वस्त्र किसके माध्यम से बनते हैं, रुई से बनते हैं, कपास से बनते हैं। सूती कपड़े के अंतर्गत हम लट्ठा, रूबिया, वायल, पोपलिन, मलमल आदि को शामिल करते हैं। मतलब ये प्रकार है सूती वस्त्रों के। कौन कौन से, लट्ठा, रूबिया, वायल, पोपलिन और मलमल, ये सब क्या है, सूती वस्त्रों के प्रकार है। अब सूती वस्त्रों की विशेषता क्या क्या है, तो सूती वस्त्र ठंडे होते हैं, ये आपको ध्यान में पता है। आपको देखा होगा गर्मियों में सूती वस्त्र पहनते हैं, क्योंकि ये गर्मी को सोख लेते हैं, पसीने को सोख लेते हैं, इसलिए सूती वस्त्र क्या होते हैं, ठंडे होते हैं। दूसरा, सूती वस्त्र नमी सोखते हैं, ये मैंने बता दिया। सूती वस्त्रों को रंगना आसान होता है। सूती वस्त्र आपको देखा होगा, सूती वस्त्र हम कोई भी कार्य होता है तो बोले सूती वस्त्र लेके आओ, तो सूती वस्त्र क्या है, उसको रंगना आसान होता है, वो काम करने में या हर काम में उपयोगी होता है सूती वस्त्र। अब हम पढ़ेंगे जांतव रेशे। क्या पढ़ेंगे, जांतव रेशे। जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं, जांतव रेशे। जैसे ऊन और रेशम, ऊन भी जंतुओं से प्राप्त होती है और रेशम भी जंतुओं से प्राप्त होता है। जंतु या जीव जंतुओं से प्राप्त होता है ऊन भी और रेशम भी।
तो देखो ये ऊपर वाली बातें हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ते हैं ऊन। ऊन के बारे में पढ़ेंगे। भेड़, बकरी, ऊंट, याक, खरगोश आदि अनेक जंतुओं के बालों से ऊन प्राप्त की जाती है। इन जंतुओं के शरीर पर बालों की एक मोटी परत होती है जिससे शरीर गर्म रहता है। मतलब ऊन जंतुओं के शरीर पर क्यों होती है? तो शरीर को गर्म रखने के लिए ऊन होती है शरीर पर। और किस किस के? भेड़ के, बकरी के, ऊंट के, याक के, खरगोश आदि में क्या होती है? ऊन होती है। रेशों को ऊंट में परिवर्तित करना, हम क्या करते हैं, जो रेशे होते हैं उनको ऊन में परिवर्तित करते हैं। पहले क्या करते हैं, इसमें भी कुछ प्रक्रिया है, कोई विधि है किस प्रकार ऊन प्राप्त की जाती है, तो ये आपको देखने लायक है। पहले क्या की जाएगी? पहले कटाई की जाएगी। जंतु के शरीर से बालों को उतारना कटाई कहलाता है। वहाँ हम पढ़ रहे थे कटाई और यहाँ पढ़ रहे हैं कटाई। मतलब जंतुओं के शरीर से बालों को उतारना क्या कहलाती है? कटाई कहलाती है। फिर उसका अभिमार्जन किया जाता है, मतलब उसमें से चिकनाई, धूल आदि को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अभिमार्जन। फिर उसमें छंटाई की जाती है, मतलब विभिन्न गठन वाले बालों को अलग अलग किया जाता है। मतलब छोटे जो फूले हुए बाल होते हैं जिसे बर बोलते हैं उनको अलग किया जाता है, जो डाडी के रुखे बाल होते हैं उनको अलग किया जाता है। तो इस प्रकार छंटाई की जाती है उनके। मतलब छंटाई में आपने यहाँ देख लिया होगा कि बालों से छोटे छोटे कोमल और फूले हुए रेशे को बर कहते हैं। मतलब ये बर है, इन बर को अलग किया जाता है। और छंटाई में मतलब अलग प्रकार के बाल होते हैं उनको अलग अलग किया जाता है। फिर उसकी रंगाई की जाती है और फिर रीलिंग किया जाता है। रेशों को सीधा करके सुलझाना और फिर लपेट कर धागा बनाना। मतलब ये धागा बनाते हैं तक की पूरी प्रक्रिया है। पहले कटाई करेंगे, फिर अभिमार्जन करेंगे, फिर छंटाई करेंगे, फिर उसकी रंगाई करेंगे और फिर रीलिंग करेंगे। रीलिंग में क्या होता है? रेशों को सीधा करके सुलझाना और फिर लपेट कर धागा बनाना। ये प्रक्रिया है इसकी ऊन की। अब देखो हम पढ़ लेते हैं थोड़ी सी, यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई है। एनसीईआरटी की फैक्ट है ये। भेड़ की रोएदार त्वचा पर 2 प्रकार के रेशे पाए जाते हैं। मतलब जो भेड़ की त्वचा है उस पर 2 प्रकार के रेशे पाए जाते हैं। एक तो होते हैं डाडी के रुखे वाले बाल, दूसरा त्वचा के निकट अवस्थित तंतुरूपी मुलायम बाल। मतलब एक तो डाडी के रुखे बाल होते हैं, दूसरे होते हैं तंतुरूपी मुलायम बाल। तंतुरूपी बाल है वो ऊन या कर्तित ऊन बनाने के लिए रेशे प्रदान करते हैं। मतलब इसमें से जो तंतुरूपी बाल होते हैं वही ऊन या जो कर्तित ऊन बोलते हैं जिसे, वो ऊन या कर्तित ऊन बनाने के लिए रेशे प्रदान करते हैं, तंतुरूपी बाल है। जबकि डाडी वाले रुखे बाल है उनका अलग उपयोग किया जाता है। जिनमें से जो तंतुरूपी मुलायम बाल है उनका उपयोग किया जाता है ऊन या कर्तित ऊन बनाने के लिए। तंतुरूपी मुलायम बालों जैसे विशेष गुणयुक्त भेड़ें उत्पन्न करने के लिए जनकों के चयन की प्रक्रिया वर्णनात्मक प्रजनन कहलाती है। मतलब इस प्रकार की जो नस्लें प्राप्त करने के लिए या विशेष गुणयुक्त जो भेड़ें प्राप्त करने के लिए जनकों के चयन की प्रक्रिया, मतलब इस प्रकार के जनकों का चयन किया जाता है जिसे बोलते हैं वर्णनात्मक प्रजनन। वर्णनात्मक प्रजनन इसमें मतलब इस प्रकार की भेड़ें चयन की जाती है जिससे मतलब तंतुरूपी मुलायम बाल ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त किया जा सके, जिसको बोलते हैं वर्णनात्मक प्रजनन। अब देखो कुछ ये एनसीईआरटी के फैक्ट और है कि जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में कश्मीरी बकरी पाई जाती है और अंगोरा नस्ल की बकरियाँ पाई जाती है। मतलब 2 प्रकार की बकरियाँ पाई जाती है जम्मू कश्मीर में पहाड़ी क्षेत्र में। एक तो कश्मीरी बकरी, एक होती है अंगोरा नस्ल की बकरी। उससे ऊन प्राप्त की जाती है, दोनों से। कश्मीरी बकरी से भी ऊन प्राप्त की जाती है और अंगोरा नस्ल की बकरियों से भी ऊन प्राप्त की जाती है। कश्मीरी बकरी की जो ऊन है वो अधिक मुलायम होती है। इससे बनने वाले शोले पश्मीना शोले कहलाते हैं। मतलब जो कश्मीर में जो पश्मीना शोले प्रसिद्ध है वो कश्मीरी बकरी से बनाई जाती है। और जो अंगोरा नस्ल की बकरियाँ हैं उससे अंगोरा ऊन बनती है। मतलब अंगोरा नस्ल की बकरियों से अंगोरा ऊन और कश्मीरी बकरी से पश्मीना शोले बनाए जाते हैं। मतलब उसके ऊन से क्या बनाए जाते हैं? पश्मीना शोले। लोई है जो, इसको लोई बोलते हैं, ये भेड़ की एक नस्ल है, उससे प्राप्त ऊन अच्छी गुणवत्ता की होती है। ऐसा माना जाता है कि जो लोई भेड़ है जो राजस्थान व पंजाब में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? राजस्थान और पंजाब में। राजस्थान और पंजाब में पाई जाने वाली जो लोई भेड़ है उसकी ऊन सबसे ज़्यादा गुणवत्ता युक्त होती है, ऐसा माना जाता है। और इसके अलावा भी देखो रामपुर, बुसायर, नाली, इसके बाद आगे बात करें तो बाखरवाल, मारवाड़ी और पाटनवाड़ी, ये इस प्रकार भेड़ें की क्या है? नस्लें। तो ये ध्यान रखना ये क्या है? तो भेड़ की नस्ल है। याक की ऊन तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। मतलब याक की ऊन कहाँ पाए जाते हैं? ऐसे भी आपको पता है याक तिब्बत और लद्दाख में पाए जाते हैं, तो इसलिए वहाँ पे याक की ऊन प्रचलित है। दक्षिण अमेरिका में पाई जाने वाले लामा और एल्पेका की ऊन भी प्राप्त होती है। मतलब दक्षिण अमेरिका में लामा और एल्पेका से भी ऊन प्राप्त होती है। दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले लामा और एल्पेका, दक्षिण अमेरिका में लामा और एल्पेका पाए जाते हैं तो वहाँ उसकी ऊन प्राप्त की जाती है। तिब्बत और लद्दाख में याक पाए जाते हैं तो वहाँ उसकी ऊन प्राप्त होती है। अब आपको मैं एक बता दूं आरबीसी और एनसीईआरटी में थोड़ा सा अंतर क्या है। आरबीसी बुक में केवल राजस्थान को शामिल किया गया है, जबकि एनसीईआरटी में ये कुछ फैक्ट है जो विश्व लेवल पर या इंडिया लेवल पर पूरे शामिल किए गए हैं। तो ये थोड़ा सा एनसीईआरटी और आरबीसी में फर्क है। तो जो मैंने शामिल कर रखा है इसमें तो आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद हम पढ़ेंगे रेशम। ये भी एक
जानता हूँ रेशा है। रेशम भी एक जीव से प्राप्त होता है। और रेशम किसका बना होता है? तो आपको सीधा सा बता दूं, रेशम प्रोटीन से बना होता है। ये एक प्रोटीन होता है रेशम, और उससे बनता है। रेशम एक प्राकृतिक रेशा है जो रेशम के कीट से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? रेशम के कीट से। और रेशम कीट कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है शहतूत के पौधे पर, और इसकी पत्तियां खाता रहता है। मतलब रेशम कीट है वो शहतूत के पौधे पर पाया जाता है और इसकी पत्तियां खाता रहता है। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालना रेशम कीट पालन या सेरीकल्चर कहलाता है। ये सेरीकल्चर याद कर लेना, पूछा जा सकता है। मतलब रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालना या रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? तो रेशम कीट पालन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ये ध्यान रखना, सेरीकल्चर बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर। रेशम कीट का जीवन चक्र किस प्रकार का होता है, किस प्रकार से जो रेशम कीट से रेशम प्राप्त किया जाता है, इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करें तो देखो, रेशम मादा कीट है, वो शहतूत के पौधे पर अंडे देती है। मतलब रेशम की जो मादा कीट है वो शहतूत के पौधे पर क्या देगी? अंडे। और इन अंडों से इलिया या कैटरपिलर या लार्वा, जिसे हम इलिया बोल सकते हैं, हम कैटरपिलर बोल सकते हैं, हम लार्वा बोल सकते हैं, वो निकलते हैं। आपको बताया अंडों से लार्वा निकलता है और इन लार्वा को इलिया या कैटरपिलर कहा जाता है। इन इलियों में रेशम ग्रंथि होती है। इन इलियों में क्या होती है? रेशम ग्रंथि, जो एक पदार्थ स्रावित करती है। इलिया इस पदार्थ में धागे सदृश संरचना बनाती है और अपने चारों ओर लपेट लेती है। मतलब इसमें एक रेशम ग्रंथि होती है और वो एक पदार्थ स्रावित करती है प्रोटीन का, और इलिया इस पदार्थ से धागे सदृश संरचना बनाती है और अपने चारों ओर लपेट लेती है। ये हो गया। अब इल्ली के चारों ओर रेशम का धागा लिपट जाने से गोल संरचना बन जाती है, जिसे हम बोलते हैं कर्मी कोश या कोकुन कहा जाता है। मतलब अपने चारों ओर एक रेशम के धागे लपेट लेती है, धागे सदृश संरचना बनाती है और चारों ओर लपेट लेती है। इसको बोलते हैं कर्मी कोश या कोकुन। कर्मी कोश में इलिया प्यूपा अवस्था में बदल जाती है। प्यूपा अवस्था का मतलब होता है कोशित अवस्था में। पहले इलिया थी, अब यह क्या है? जो लार्वा है वो प्यूपा अवस्था मतलब परिपक्व अवस्था में बदलने लगता है। कर्मी कोश में जो इलिया है वो प्यूपा अवस्था में बदल जाती है और प्यूपा रेशम कीट बनकर अपना जीवन चक्र पूर्ण करता है। मतलब इस प्रकार रेशम कीट बन जाता है। लेकिन ये तो इसका जीवन चक्र है, लेकिन ध्यान रखना आपको, रेशम कीट के जीवन चक्र की कोकुन जो अवस्था है, मतलब जब इलिया थी और अपने चारों ओर रेशम कीट रेशम ग्रंथि से जो उत्पन्न जो धागा सदृश रचना है उसको लपेट लेती है, उस अवस्था में और उसको वयस्क कीट में परिवर्तित होने से पहले, मतलब कोकुन अवस्था और प्यूपा अवस्था में बदलने से पहले, कोकुनों को धूप में या गर्म पानी में भाप में रखा जाता है। मतलब उन कोकुनों को हटा लिया जाता है, वहाँ से रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है कोकुनों को। मतलब जो कोकुन अवस्था होती है उसी में, प्यूपा अवस्था नहीं बननी चाहिए। प्यूपा अवस्था बन गई तो वो रेशम का कीट बन जाएगा। उससे पहले ही उनको धूप में या गर्म पानी में या भाप में रखा जाता है। इससे रेशम के रेशे प्राप्त होते हैं। मतलब उसमें जो कीट है, इलिया है, वो मर जाती है और रेशम की जो रेशे है वो प्राप्त होते हैं। रेशम के रूप में उपयोगी धागा बनाने की इस प्रक्रिया को रेशम की रीलिंग कहते हैं। रेशम की क्या बोलते हैं? रीलिंग बोलते हैं। रेशम के रूप में उपयोगी धागा बनाने की इस प्रक्रिया को रेशम की रीलिंग कहते हैं। सर्वप्रथम चीन में इसका सर्वाधिक रेशम उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? चीन है। और सर्वप्रथम जो उद्योग है वो आपको भी बताओ, जिसको नाम सिल्क रूट पड़ गया था, जिससे रेशम का व्यापार किया जाता था, उसको बोलते हैं सिल्क रूट। तो सर्वाधिक रेशम उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? चीन। भारत में जो 90% रेशम है, मतलब भारत में जो रेशम पाई जाती है जो रेशम का उत्पादन होता है वो 90% रेशम है वो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में होता है। वो उस दक्षिण भारत के जो इलाके हैं, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, वहाँ सबसे ज़्यादा रेशम का उत्पादन होता है। अब देखो रेशम के कपड़ों की विशेषता क्या है? हमने सूती कपड़ों की विशेषता पढ़ी। यहाँ रेशम है, रेशम के वस्त्रों में सलवटें नहीं आती, वहाँ सलवटें आ जाती है। सूती कपड़ों में सलवटें आ जाती है, लेकिन रेशम कपड़ों में सलवटें नहीं पड़ती। दूसरे, चमकीले व आकर्षक होते हैं। इनका मतलब ये कलर नहीं जाता इन कपड़ों का, चमकीले होते हैं और आकर्षक होते हैं। वजन में क्या होते हैं? हल्के होते हैं। क्या होते हैं? वजन में हल्के होते हैं। ये बाकरवाल, पाटनवाड़ी में बता दी मैंने, भेड़ की नस्लें। चौथी बात, रेशम का जो मृदु रेशा है वो स्टील का तार जितना मजबूत होता है। मतलब एक रेशम का जो मृदु रेशा है, मतलब रेशम का एक अगर रेशे की बात करें तो स्टील का जितना तार होता है ना उतना मजबूत होता है रेशम का। दूसरा, यहाँ पे देखो टसर रेशे, मूंगा रेशे, कोसा रेशे रेशम की किस्में हैं। मतलब ये टसर, मूंगा और कोसा ये रेशम की किस्में हैं। अलग अलग प्रकार के जो रेशम होते हैं, हमने वहाँ पढ़ा था पोपलिन, वाइल, मलमल, इस प्रकार पढ़े थे। ये सूती कपड़े की जो श्रेणियाँ थी। और यहाँ पे क्या है? टसर रेशे, मूंगा रेशे और कोसा रेशे ये रेशम की किस्में। ये थे आपका रेशम वाला चैप्टर पूरा होता है। इसकी PDF वही टारगेट विद MS टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। और एक बात और सुन लेना, अगर आपका बढ़िया रिस्पॉन्स रहा तो क्लासेज कंटिन्यू रखी जाएगी, और अगर आपका अच्छा इससे रिस्पॉन्स नहीं आया तो इस क्लासेज बंद कर दी जाएगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।